अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS 601 लेक्चर नंबर 26 देखने जा रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैंने CS 601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 149 से 155 तक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे पावर पॉइंट स्लाइड के। तो इसमें देखें जी, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है। डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज। बेसिकली डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज क्या होती हैं ये मैं आपको लेक्चर नंबर 22 में बता चुका हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था डाटा लिंक लायर की सर्विसेज। और ये डाटा लिंक कंट्रोल बेसिकली डाटा लिंक लायर की ही सब लायर है। तो इसकी भी कुछ सर्विसेज हैं, वो क्या है, फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है। ये तीन जो है वो डाटा लिंक लायर की आपकी सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि द डाटा लिंक कंट्रोल डील विद द प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एजेंट्स नो मैटर वेदर द लिंक इज डेडिकेटेड और ब्रॉडकास्ट। वो कह रहे हैं कि ये दो एजेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है डाटा लिंक कंट्रोल। और वहां पे ये चीज मैटर नहीं करती कि आपका जो लिंक है वो डेडिकेटेड है या फिर ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो आपके जो एजेंट्स नोड होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है आपकी डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, और इसमें ज़रा देखें, यहाँ पे बताया गया है कि डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज तीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता चुका हूँ आपका फ्रेमिंग कंट्रोल, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। टोटल कितनी हुई? तीन। अब यहाँ पे देखें कि अगर तो आपकी डाटा लिंक लायर की सब लायर बताई है ना मैंने कि डाटा लिंक लायर की सब लायर है आपकी डाटा लिंक कंट्रोल। और डाटा लिंक लायर की दो सब लायर है, दूसरी कौन सी है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगर आपकी डाटा लिंक लायर में DLC एंड MAC यानी कि डाटा लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल दोनों इस्तेमाल हो रही हैं, तो फिर आपका कौन सा लिंक बनेगा? ब्रॉडकास्ट लिंक। फिर कौन सा लिंक बनेगा? ब्रॉडकास्ट लिंक। अगर आपकी डाटा लिंक के साथ सिर्फ एक ही लायर इस्तेमाल हो रही है जो कि है DLLC, ठीक है, यानी कि डाटा लिंक कंट्रोल, तो फिर कौन सा बनेगा? पॉइंट टू पॉइंट। फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनेगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे बयान किया गया है कि अगर डाटा लिंक लायर के साथ एक लायर इस्तेमाल हो रही है उसकी सब लायर डाटा लिंक कंट्रोल, तो फिर कौन सा बनेगा? पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अगर दोनों इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर ब्रॉडकास्ट लिंक बनेगा। अब ये बात कर लेते हैं जी फ्रेमिंग की। तो फ्रेमिंग में क्या होता है बेसिकली इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि डाटा लिंक लायर नीड टू पैक बिट्स इनटू फ्रेम। डाटा लिंक लायर को क्या जरूरत होती है कि वो आपके बिट्स को छोटे छोटे फ्रेम में पैक करे। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके पास इस तरह से बड़ा सारा मैसेज होता है नेटवर्क लायर पे, ठीक है, और जब वो नीचे आ रहा होता है आपकी डाटा लिंक लायर पे, उसी मैसेज को छोटे छोटे फ्रेम में मुंतकिल किया जाता है। तो बेसिकली डाटा लिंक लायर पे आपका मैसेज पैक हो जाता है छोटे छोटे बिट्स फ्रेम में। ये फ्रेम हुए ना, इसमें कुछ बिट्स आ गया, फिर इसमें कुछ बिट्स आ गया, फिर इस फ्रेम में कुछ बिट्स आ गया है। तो आपका बड़ा मैसेज छोटे छोटे फ्रेम में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये आपका MCQs भी आता है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। MCQs कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि डाटा लिंक लायर नीड टू पैक बिट्स इनटू डैश, तो आप बताएंगे फ्रेम। अगर आपसे पूछते हैं कि डैश लायर नीड टू पैक बिट्स इनटू फ्रेम, फिर आप बताएंगे कि डाटा लिंक लायर को जरूरत होती है कि वो बिट्स को फ्रेम में मुंतकिल करे। या फिर आप ये बताएंगे कि डाटा लिंक लायर जो है वो बिट्स को फ्रेम में मुंतकिल करती है। तो उम्मीद है कि आपको दो MCQs किस तरह से इस लाइन में आएंगे समझ आ गया होगा। so that each frame is distinguishable from an other। आपका जो एक फ्रेम होता है वो दूसरे से जुदा होता है फ्रेमिंग
यानी कि एक आपने फ्रेम बनाया, इसमें कुछ डाटा है, ठीक है। फिर जो अगला फ्रेम है उसमें अलग डाटा होगा, उससे अगला फ्रेम जो है वो उसमें अलग डाटा होगा। तो सब एक दूसरे से मुख्तलफ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आवर पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिस आ टाइप ऑफ डैश। तो आप आंसर लगाएंगे फ्रेमिंग। आपके पास एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि आवर पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिस अ टाइप ऑफ डैश, तो आप बताएंगे कि हमारा जो पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिस है वो फ्रेमिंग की एक मतलब टाइप है। तो आप आंसर लिखेंगे क्या, फ्रेमिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे देखें तो फ्रेमिंग सेपरेट अ मैसेज बाय एडिंग अ सेंडर एड्रेस एंड अ डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। फ्रेमिंग क्या, फ्रेमिंग में किस तरह से आपके एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग किया जाता है। ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है और ये तीसरा फ्रेम है। इन तीनों फ्रेमों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, सेपरेट मैसेज बाय एडिंग अ सेंडर एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। इसमें ये होता है कि आपके जो होते हैं ना फ्रेम के साथ इस तरह से साइड पे सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस होता है, जिसको हम हीडर एंड टेलर कहते हैं। टेलर में एक्स्ट्रा बिट्स आती हैं और जो आपके फ्रेम का हीडर वाला हिस्सा होता है वहां पे आपके डेस्टिनेशन एंड सेंडर एड्रेस आते हैं, जो कि मैं आगे आपको एक एग्जांपल से शो करवाऊंगा आने वाले इसी लेक्चर में नीचे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब बेसिकली यहाँ पे जो है द डेस्टिनेशन एड्रेस डिफाइन वेयर द पैकेट इज गो। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। तो मंजिल आपको बयान करती है कहाँ पे आपने जाना है। तो अब बात हो रही है आपके डाटा पैकेट्स की, तो डेस्टिनेशन आपके डाटा पैकेट्स को बताता है कि उसने कहाँ पे जाना है। आगे फिर बात हो रही है सेंडर एड्रेस की। हेल्प द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट द रिसीवर। अब जो सेंडर एड्रेस है वो बताता है कि आपको मैसेज कहां से आया है, ठीक है। आपने एक खत भेजा अपने दोस्त को, खत पे आपने अपना एड्रेस भी लिखा और अपने दोस्त का भी लिखा। तो अपने दोस्त का एड्रेस आपने इसलिए लिखा कि खत ले जाने वाले को पता चल जाए कि ये खत यानी कि ये पैकेट कहाँ पे लेके जाना है। आपने अपना एड्रेस क्यों लिखा, ताकि जब आपका दोस्त वो खत ले, उसको जब रिसीव हो तो उसको पता चल जाए कि ये खत कहाँ से आया है। तो इसलिए जो है वो सेंडर अपना एड्रेस डालता है कि जब रिसीवर डाटा रिसीव करे तो उसे ये बात पता चल जाए कि ये डाटा किसने भेजा है मेरी तरफ। अब उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखें जी। आगे है कि पार्ट ऑफ अ फ्रेम। फ्रेम के कितने हिस्से होते हैं। बेसिकली आपके पास एक फ्रेम है इस तरह से, ये क्या है, डाटा फ्रेम है। इसके कितने हिस्से होते हैं, इसके मोस्टली जो है वो 5 हिस्से होते हैं। 5 कैसे होते हैं, साइड पे फ्लैग्स होते हैं, यहाँ भी फ्लैग यहाँ भी फ्लैग, एफ लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग होते हैं और फ्लैग के बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे हेडर आ जाता है, एच लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन ऑफ हो गई है, ऑन होती है तो हम जरा वेट कर लेते हैं ऑन होने का। अब यहाँ पे देखें ये आपका हेडर है, ठीक है। ये वाला हिस्सा फ्रेम में हेडर वाला होता है, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, उसके बाद दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ इस तरफ आपका जो होता है ना वो टेलर होता है, टी, हेडर एंड टेलर, ठीक है। अब पे लोड वाला हिस्सा ये मिडल वाला होता है जहां आपका एक्चुअल डाटा होता है। तो अब ये होते क्या हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये हेडर, टेलर, फ्लैग, पे लोड आखिर क्या होते हैं, इनमें क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, जो हेडर होता है ना आपका फर्स्ट वाला हिस्सा फ्रेम के, फ्लैग के बाद जो आपका हेडर आता है, अगर मैं कहूं ये वाले हिस्से में क्या होता है, इसके साथ होते हैं ना, इधर भी फ्लैग होता है, यहाँ भी फ्लैग होता है, तो वो नेक्स्ट डायग्राम में आपको नजर आएंगे। तो अब हेडर वाले हिस्से में क्या होता है वो देखें जी, के हेडर में इट कंटेन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। जो ऊपर मैंने पढ़ाया, सोर्स एड्रेस कौन सा होता है, जिसने मैसेज भेजा, और डेस्टिनेशन एड्रेस जहां मैसेज जाना है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों एड्रेस कहां पे होते हैं, यहाँ हेडर वाले हिस्से में आपने सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस लिखे होते हैं फ्रेम के, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि पेलोड फील्ड क्या होता है, इट कंटेन द मैसेज टू बी डिलीवर्ड। इस हिस्से में वो मैसेज होता है जो कि डिलीवर होना होता है। ये जो आपका है ना, ये पे लोड वाला है, इसको हम पी
वो ऐसे डोनेट करेंगे। ये पे लोड वाला हिस्सा है और इसमें वो डाटा, वो मैसेज होता है जो आप सेंड करना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमारा थर्ड पार्ट है कि ट्रेलर क्या होता है। इट कंटेन द एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो टेलर वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा बिट यानी कि के बिट्स पे मुश्तमल होता है। सॉरी, के प्लस आर होता है ना, के नहीं होगा यहाँ पे, आर होगा। ठीक है, के तो आपका ये होगा, यहाँ पे आर होगा। ये रेडवेंट बिट्स पे मुश्तमल होता है। और रेडवेंट बिट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन के लिए। रेडवेंट बिट पे ये ट्रेलर मुश्तमल होता है। एक्स्ट्रा बिट से जो किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं? एरर करेक्शन के लिए एंड एरर डिटेक्शन के लिए। अब ये 3 पॉइंट आपको उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे कि पेलोड क्या होता है, ट्रेलर क्या होता है एंड हेडर क्या होता है। अब बात करते हैं फ्लैग की। इट मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। ये बता रहा होता है कि आपके फ्रेम का स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां से हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपका फ्लैग जो है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। एक तो स्टार्ट में होता है फ्लैग और वो ही फ्लैग एंड में भी होता है। एंड स्टार्ट वाला फ्लैग आपके फ्रेम के स्टार्ट को बयान कर रहा होता है और एंड वाला एंड को। अब यहाँ पे बात होती है कि फ्लैग की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है स्टार्ट और एंड की। देखिए बाज़ होता है कि आप फ्रेम पे फ्रेम सेंड करने होते, एक फ्रेम जा रहा है ये, फिर इसके साथ दूसरा फ्रेम जाना होता है, फिर आगे तीसरा फ्रेम जाना होता है। तो इसके लिए एंड और स्टार्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैग हमें बता देता है डिवाइस को, कंप्यूटर को, कि फ्रेम एंड हो गया, अब नया फ्रेम आना है। और फिर फ्लैग ही बताता है कंप्यूटर को कि न्यू फ्रेम स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग फ्रेम सेंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, फ्रेमिंग का ही टॉपिक है और इसमें वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर हमने पढ़ ली हैं सारी। ये देखें, ये पेलोड फील्ड का हिस्सा है जिसमें आपका एक्चुअल डाटा होता है। ये ट्रेलर है जहां एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन हो रही होती है जो कि एक्स्ट्रा बिट्स में मुश्तमल होता है। और ये आपका हेडर है। ठीक है जी, जिसमें क्या होता है, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस और कहाँ भेजा जाएगा उसका एड्रेस होता है। और ये फ्लैग जो होते हैं वो आपके एंड और स्टार्ट को बयान कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि फ्लैग इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। तो ये टॉपिक हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, एज इट मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाई नॉट वन बिग फ्रेम। अब बात हो रही है कि हम बड़ा फ्रेम क्यों नहीं सेंड करते, कि अगर हमारे नेटवर्क लायर पे इतना बड़ा फ्रेम है तो हम ये फ्रेम डाटा लिंक लायर पे डाल के एज इट क्यों नहीं सेंड कर देते। देखें जी, इसकी वजह मैं आपको सादा से लफ्जों में बताऊंगा कि अगर आप बड़ा फ्रेम सेंड करेंगे, ठीक है, जिसमें काफी सारे बिट्स होंगे, काफी ज्यादा बिट्स होंगे, तो अगर एक बिट इसमें खराब होगी तो ये पूरा फ्रेम खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आप अपने फ्रेम को छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं, कुछ 8 बिट्स दे देते हैं अपने हर फ्रेम को। फॉर एग्जांपल आपके बड़े फ्रेम में 64 बिट्स थी, कितनी थी, यहाँ पे 64 बिट्स थी, तो आपने टोटल यहाँ पे 16 बिट के 4 फ्रेम बना दिए, 16 बिट के 4 फ्रेम बना दिए। तो बेसिकली तो ये आपके कितने जा रहे हैं, 64 बिट ही, लेकिन ये अब अलग अलग जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 16 बिट में से एक यहाँ पे बिट जो है वो करप्ट हो जाता है, तो ये वाला फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और बाकी 48 बिट तो चले जाएंगे ना। इसलिए जो है आपका फ्रेमिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया कि अगर इतने बड़े डाटे में से कोई थोड़ा सा डाटा आपका करप्ट होता है तो फिर वो पूरे डाटे को नुकसान ना दे सके, इसलिए ये छोटे छोटे फ्रेम बना के डाटा जो है वो सेंड किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ फ्रेमिंग क्या होती है। देखें जी, फ्रेमिंग कैन बी 2 टाइप्स। फ्रेमिंग की 2 टाइप्स हैं, 2 इसकी टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? फिक्स साइज फ्रेमिंग, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग।
एक आपके फ्रेम फिक्स साइज के होते हैं और दूसरे फ्रेम आपके वेरिएबल साइज के होते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज में जो पूछा जाएगा वो फ्रेमिंग की टाइप पूछी जाएंगी, तो आप बताएंगे 2 टाइप होती हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे फिक्स साइज फ्रेम क्या होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं कि फिक्स साइज फ्रेम क्या होते हैं। देखें जी, हेयर द साइज ऑफ द फ्रेम इज फिक्स्ड। फिक्स साइज फ्रेम में आपके फ्रेम की लेंथ और साइज जो है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और इनके साथ जो है एंड और स्टार्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेम है, ठीक है, ये कितना है, 8 बिट फ्रेम है। तो अब ये पता है कंप्यूटर को 8 बिट आएंगे फिर नया फ्रेम आ जाएगा, क्योंकि अब 8 बिट के फ्रेम सेंड हो रहे हैं ना, ये फिक्स साइज फ्रेम है। 8 बिट साइज के फ्रेम जब सेंड हो रहे हैं या 4 बिट साइज के फ्रेम सेंड हो रहे हैं तो कंप्यूटर को खुद ही पता चल जाएगा कि 8 बिट खत्म हुए तो न्यू फ्रेम आएगा, फिर 8 बिट खत्म होंगे तो फिर न्यू फ्रेम आएगा। तो इस तरह से इनके साथ फ्लैग लगाने की जरूरत नहीं होती कि यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से एंड हो रहा है। तो ये फिक्स साइज है, कंप्यूटर को बता दिया गया है कि 8 बिट के बाद फ्रेम बदल रहा है, फिर 8 बिट के बाद फ्रेम बदल रहा है। तो इस तरह से ये फिक्स साइज फ्रेम है जिनके साथ एंड और स्टार्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। यहां पे लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर एडिशनल बाउंड्री बिट्स टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द फ्रेम। वो ही बात हो रही है, जो हमारे फ्लैग बिट्स होते हैं वो लगाने की जरूरत इसमें नहीं होती फिक्स साइज फ्रेम में। अब फिक्स साइज फ्रेम मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, ये आपका एमसीक्यूज आता है कि फिक्स साइज फ्रेम्स आर यूज्ड इन, तो आप बताएंगे एटीएम सेल्स। कहाँ पे यूज होते हैं, एटीएम सेल्स में आपके फिक्स साइज फ्रेम यूज होते हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं वेरिएबल साइज फ्रेमिंग की, कि आखिर वेरिएबल साइज फ्रेमिंग क्या होती है, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे कि हेयर द साइज ऑफ ईच फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड मे बी डिफरेंट। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि आपके जो फ्रेम सेंड हो रहे हैं हो सकता है कि उनका साइज डिफरेंट हो। कैसे? ये फ्रेम जा रहा है, ठीक है, ये एक फ्रेम है 4 बिट फ्रेम, 4 बिट फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे है जी 4 बिट फ्रेम। इसी के साथ एक फ्रेम जा रहा है, वो कितने बिट्स का है, वो है जी 8 बिट फ्रेम। तो वो कह रहे हैं कि वेरिएबल साइज का मतलब क्या है, कि कोई फ्रेम आपका 4 बिट का जा रहा है, कोई फ्रेम आपका 8 बिट का जा रहा है, कोई फ्रेम आपका 16 बिट का जा रहा है। तो यहाँ पे साइज एक नहीं है, चेंज हो रहे हैं। तो वेरिएबल साइज मीन होता है साइज का चेंज होना। फिक्स का मतलब हो जाना है कि फिक्स होना। वहां पे या तो 4 बिट के फ्रेम जा रहे थे फिक्स साइज में, जहां जस्ट 8 के जा रहे थे या 16 के, लेकिन यहाँ पे एक ही वक्त में 4 बिट भी जा रहा है, 8 बिट भी जा रहा है, 16 बिट भी जा रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या जरूरत पड़ती है, सो एडिशनल मैकेनिज्म आर कीप टू मार्क द एंड और फ्रेम ऑफ द बिगिनिंग। यहाँ पे एंड और स्टार्ट बताने की जरूरत होती है, तो इसके लिए हम स्टार्ट और एंड में क्या यूज करते हैं जी, फ्लैग्स यूज करते हैं। स्टार्ट में भी फ्लैग यूज करेंगे और एंड में भी फ्लैग बिट्स यूज करेंगे। जब ये फ्लैग बिट्स कंप्यूटर को नजर आएंगी तो उसे पता चल जाएगा कि फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, फ्रेम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैग बिट्स जो है वो हेल्प करती हैं कंप्यूटर को समझने के लिए कि अब फ्रेम खत्म हो गया है। लेकिन जो फ्रेम फिक्स साइज के थे ऊपर वाले, उसमें तो 8 बिट के फ्रेम जा रहे थे, यहाँ जस्ट 4 बिट के जा रहे थे। तो कंप्यूटर को खुद ही पता चल रहा था, क्योंकि उसके पास एक कंसेप्ट था कि एक ही फिक्स साइज के फ्रेम आ रहे हैं। यहाँ पे 16 बिट, 8 बिट, 4 बिट मुख्तलिफ तरह के फ्रेम है, तो इनके स्टार और एंड पे फ्लैग बिट्स यूज किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि किस साइज का फ्रेम आ रहा है, कब आ रहा है और कब एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि वेरिएबल साइज फ्रेम आर यूज्ड इन। तो आप बताएंगे कि आपके जो वेरिएबल साइज फ्रेम होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी, लोकल एरिया नेटवर्क में। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपके फिक्स साइज फ्रेम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट रीड आउट करते हैं कि 2 वेज टू डिफाइन फ्रेम डेलीमीटर इन वेरिएबल साइज। तो यहाँ पे एंड ऑफ डेलीमीटर होता है, लेंथ फील्ड होती है। यहाँ पे एंड ऑफ डेलीमीटर का आइडिया यहाँ पे है कि हेयर पैटर्न इज यूज्ड एज डेलीमीटर टू डिटरमाइन साइज ऑफ द फ्रेम।
ये आपके साइज ऑफ फ्रेम के बारे में होता है, जो डेलीमीटर कहते हैं आपके साइज ऑफ फ्रेम को। इट इज यूज टू टोकन रिंग इफ अ पैटर्न अकर इन द मैसेज दैट टू अप्रोचेस आर यूज्ड अवॉइड द सिचुएशन। तो स्टूडेंट आपने ये जो दो चीजें हैं, लेंथ फील्ड और एंड डेलीमीटर, ये आपके टॉपिक में नहीं दी गई, मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी, तो इनको आपने नहीं पढ़ना। डेलीमीटर का जो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुका हूं, ये थी आपकी डेलीमीटर की डेफिनेशन। अगर डेलीमीटर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप यहां से रीड आउट करें कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ डेलीमीटर इज अ कैरेक्टर दैट आइडेंटिफाई द बिगिनिंग और द एंड ऑफ अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये डेलीमीटर क्या होता है कि आपके स्ट्रिंग कैरेक्टर का स्टार्ट और एंड जो है वो बयान कर रहा होता है, उसको कहते हैं कि ये डेलीमीटर कैरेक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली आपको आने वाले निचले टॉपिक्स में डेलीमीटर वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, ना कि ये आपके बुक का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको जरा हम रिमूव कर जाते हैं यहां से। अच्छा जी, डेलीमीटर और दूसरा जो है वो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हम आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके टॉपिक में चीजें हैं वो बयान करता हूं। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक, हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए वेरिएबल साइज फ्रेमिंग इस्तेमाल होती है, जो कि कभी 4 बिट 8 बिट 16 बिट के फ्रेम जा रहे होते हैं। अब देखें इसके भी आगे 2 टेक्निक्स हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक बताएं, तो आपने बताना है कि वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक 2 तरह की होती हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। अब कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग को बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। क्यों याद रखना है कि क्वेश्चन आता है आपका फाइनल टर्म में, वो कहते हैं कि बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग एंड बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में डिफरेंट बयान करें, तो आप लोग डाउटफुल हो जाते हैं कि यार बिट भी वही है बाइट भी वही है, जबकि यहाँ पे फर्क है कि बाइट जो है वो 8 बिट से मिलके 1 बाइट बनता है। तो बेसिकली आपके करैक्टर जो होते हैं वो 8 बिट के होते हैं, तो इसलिए 8 बिट के करैक्टर जो होते हैं उनको उन्होंने कह दिया कि बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग, जबकि आपके बिट जो होते हैं 0 1 1 0 इस तरह से होते हैं। तो जो डाटा आपका 0 1 1 0 की सूरत में सेंड हो रहा है फ्रेम में, वो आपका बिट ओरिएंटेड में आता है, और जो डाटा आपका करैक्टर की सूरत में सेंड हो रहा है वो आपका किस में आता है, वो आपका करैक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, जिसका दूसरा नेम है बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बाइट ओरिएंटेड क्या है एंड बिट ओरिएंटेड क्या है, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि बिट से मुराद 1 0 0 1 बिट्स हैं, यानी कि 0 1 1 0 इस फॉर्म में हमारा डेटा सार सेंड होगा, तो बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग होगा। अब बात होगी ये बाइट की, तो बाइट होता है करैक्टर ओरिएंटेड, क्योंकि एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं और 8 बिट्स जो हैं वो आपका एक करैक्टर बना रहे होते हैं, तो करैक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग कहा जाता है। और इसमें आपका डाटा जो सेंड हो रहा होता है वो करैक्टर्स की सूरत में सेंड हो रहा होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों टेक्निक्स की डिफरेंस का पता चल गया होगा। मजीद नीचे इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं जी यहाँ पे क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात हो रही है जी क्या फ्रेम इन करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब आपका जो करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है उसमें फ्रेम किस तरह का होता है ये देख लें। आपका फ्रेम इस तरह से होता है कि उसके साथ फ्लैग होता है, ये इसमें 8 बिट फ्लैग की होती हैं, ये फिर एंड फ्लैग होता है जिसमें भी 8 बिट फ्लैग्स होती हैं, ये स्टार्ट और एंड को बता रही होती है। ये बिट्स आपके डाटा का हिस्सा नहीं होती, ये बिट भी आपके डाटा का हिस्सा नहीं होती, ये जस्ट बता रही होती हैं कि यहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से खत्म हो रहा है। जैसा कि हम एक पैटर्न बना दें 8 बिट्स का, कैसे 4 1 होंगे, ठीक है, 4 0 होंगे, टोटल 8 बिट का पैटर्न बन गया। मैं कह दूं कि ये फ्लैग बिट हैं, यही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि पहले 0 आ जाएगा, ठीक है 4, और बाद में 4 1 आ जाएंगे। अब यहां पर भी ये 4 0 पहले और 4 1 बाद में होंगे, कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये फ्लैग बिट्स हैं। कौन से बिट्स हैं, ये फ्लैग बिट्स हैं।
फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, और जहां पर 4 जीरो बाद में और 4 बिट पहले होंगे और 4 1 पहले होंगे, तो तब भी कंप्यूटर को पता चल जाएगा ये फ्लैग बिट्स हैं और ये एंड हो रहा है फ्रेम का। तो आपको समझ आया कि फ्लैग कैसे इस्तेमाल होते हैं। फ्लैग में भी बेसिकली 8 बिट होते हैं जो कि आपके डाटे का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन डाटा का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इनको इस्तेमाल किया जाता है ये जानने के लिए कि आपके फ्रेम का स्टार्ट कहां पे हो रहा है, आपके फ्रेम का एंड कहां पे हो रहा है। तो टेक्निक में आपको बता चुका हूं कि बिट्स को फिक्स कर दिया जाता है कि इस तरह से हो सकता है कि 1100 1100 इस तरह से 8 बिट पूरे कर रहे हो, कई भी पैटर्न हो सकता है कोई भी, लेकिन एक फिक्स पैटर्न होगा आपके फ्लैग, स्टार्ट फ्लैग के लिए और एंड फ्लैग के लिए। ये तो बात होगी फ्लैग की। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्या चीजें सर ने आपको डिफाइन की हुई हैं, ये आपके पावर पॉइंट स्लाइड से निकाला गया टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सर ने यहाँ पे हाईलाइट की होती हैं। अब यहाँ पे देखें जी, बात आ रही है ट्रेलर की। तो ट्रेलर मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, इसमें होते हैं रेलेवेंट एक्स्ट्रा बिट्स, और एक्स्ट्रा बिट हम क्यों ऐड करते हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन के लिए। तो रेलेवेंट बिट किस में होते हैं, ट्रेलर वाले हिस्से में होते हैं। हेडर का भी बता चुका हूं मैं ऊपर, इसलिए मैंने सबसे ऊपर आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था आने वाले टॉपिक्स में इनकी आपको जरूरत पड़नी है कि हेडर क्या है, ट्रेलर क्या है, फ्लैग क्या है। तो आप देखें कि हेडर में क्या है जी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। हेडर में आपका सेंड करने वाले का, भेजने वाले का एड्रेस, और कहां पे भेजा जाना है, डेस्टिनेशन यानी मंजिल का एड्रेस। तो हेडर में आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह ऐड होते हैं। और दरमियानी हिस्से को कहते हैं पेलोड। पेलोड वाला हिस्सा जहां पे आपका एक्चुअल डाटा जा रहा है, ये वो डाटा है, ये वो मैसेज है जो मैं सेंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। ये वो मैसेज है जो कि हमें अपर लायर से मिला है, वहां पे ये एक ही फ्रेम में मौजूद था इस तरह, तो नीचे हमने 8 बिट के छोटे छोटे फ्रेम बना के इसको सेंड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर कोई बिट में एरर हो तो सिर्फ एक फ्रेम लॉस्ट हो, बाकी डाटा हमारा जो है वो लॉस्ट ना हो, हिफाजत के साथ अगले बंदे तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग की बात हो रही है, तो इसमें आपका बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग दो चीजें होती हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग में दो चीजें होती हैं, वो कौन सी होती हैं जी, बाइट ओरिएंटेड बाइट स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग। अब इनकी डेफिनेशन आप रीड आउट करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं कि अ बाइट इज अ स्टफ इन अ मैसेज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द डेलीमीटर। डेलीमीटर से डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बाइट ऐड की जाती हैं, ठीक है। ये नीचे डायग्राम आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये आपकी बुक का हिस्सा है, इसको जरा रीड आउट करें, ठीक है। इसमें देखें क्या चीजें हैं, इसको हम रीड आउट करते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग यूज टेक्स्ट कैरेक्टर एज अ फ्लैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आता है आपका कि आपकी कौन सी ओरिएंटेड है जो कि फ्रेमिंग है जो कि एज अ टेक्स्ट कैरेक्टर यूज करती है फ्लैग में। तो आपने बताना है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड, इसको बाइट ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये तीनों एक ही नाम है फ्रेमिंग के। अगर मैं इसको कैरेक्टर ओरिएंटेड कहूं तो यही है, अगर मैं इसको मतलब बाइट ओरिएंटेड कहूं तो यही है। तो बाइट ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, ये तीनों एक ही तरह की फ्रेमिंग है। तो इसमें हम टेक्स्ट कैरेक्टर यूज करते हैं, जैसा कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट कैरेक्टर एज अ फ्लैग। फ्लैग के लिए हम टेक्स्ट कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ए बी सी, ये एज अ फ्लैग इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना आपके। तो वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट कैरेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ये एमसीक्यूज आपको समझ आया कि किस तरह से आएगा। दोबारा से सुन लें कि सर आपको इस तरह से एमसीक्यूज पूछेंगे कि डैश फ्रेमिंग यूज टेक्स्ट कैरेक्टर एज अ फ्लैग। कौन सी फ्रेमिंग है, आप बताएंगे कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग है। फिर आपसे यही एमसीक्यूज कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग यूज डैश कैरेक्टर एज अ फ्लैग, तो आप फिर आंसर देंगे कि टेक्स्ट कैरेक्टर एज अ फ्लैग। फिर यही एमसीक्यू तीसरी तरह से भी पूछा जाता है, वो क्या है इसमें कि कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग यूज टेक्स्ट कैरेक्टर एज अ डैश, तो फिर आप लास्ट वाला आंसर दे देंगे कि एज अ फ्लैग इस्तेमाल करते हैं हमारे टेक्स्ट कैरेक्टर को कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको एक ही लाइन से 3 एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे समझ आ गई होगी बात।
अब नेक्स्ट देखें जी, नो डेज एनी कैरेक्टर यूज फॉर फ्लैग कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द डाटा। ये आपका एमसीक्यूज आता है कि आजकल जो आप कैरेक्टर फ्लैग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे डाटा का हिस्सा होते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूं कि मैंने फ्लैग के लिए इस्तेमाल किया ए एंड सी, बाज औकात ये हमारा जो फ्लैग है ए सी, ये तो हमारा फ्लैग है, एंड पे है, ठीक है, इस तरह से एंड पे ये फ्लैग है, और अंदर हमारा ये क्या है, ये तो चलो हेडर हो गया, ठीक है, ये हेडर हो गया और ये टेलर हो गया। अब अंदर हमारा एक्चुअल डेटा है। अब करैक्टर ओरिएंटेड में तो डाटा किस तरह से जा रहा है, करैक्टर में बाज़ औक़ात वो कहता है कि ए सी बी, इस तरह से आपका करैक्टर में डाटा जा रहा होता है, तो ये ए सी आपका मैच कर रहा है, तो ये ए सी इस फ्लैग से भी मैच कर रहा है। तो वो कह रहा है कि इस तरह कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या यहाँ पे तो नहीं हमारा फ्लैग आ गया, या फिर ये एंड यहाँ पे तो नहीं हो गया। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए हम बाइट स्टफिंग करते हैं, तो वो आगे मैं नीचे आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग फॉर रिसीवर, के रिसीव करने वाला जिसको आपने मैसेज भेजा है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि फ्लैग और आपके एक्चुअल डाटा के दरमियान, तो उसमें बाइट स्टफिंग की जाती है। अब बाइट स्टफिंग देखें नीचे। अच्छा जी, उससे पहले आपको एक चीज का पता होना जरूरी है नीचे जाने से पहले कि एस्केप करैक्टर क्या होते हैं। ये लफ्ज आपको देखने को मिलेगा एस्केप करैक्टर नीचे ECP। तो एस्केप करैक्टर क्या होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए, तो ये मैंने एक्स्ट्रा डेफिनेशन ऐड की है। तो देखें, एन एस्केप सीक्वेंस कंटेन अ बैक स्लैश, ऐसे करैक्टर जो आपके बैक स्लैश के साथ हों वो आपके क्या होते हैं जी, वो होते हैं एस्केप करैक्टर। जैसा कि इसके साथ में ए लिख दूं, ये एस्केप करैक्टर है, फिर बैक स्लैश लगाऊं, वी लिख दूं, ये एस्केप करैक्टर है, फिर बैक स्लैश लगाऊं, प्लस लिख दूं, ये एस्केप करैक्टर है। तो आपके एस्केप करैक्टर बैक स्लैश के साथ लिखे जाते हैं। तो नीचे देखें कि आखिर ये बाइट स्टफिंग क्या होती है। आखिर वो हमारा टॉपिक आ गया जिसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टफिंग क्या होती है और अनस्टफिंग क्या होती है। तो देखें, बाय स्टफिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कि आप ये आप डाटा सेंड कर रहे हैं, फ्लैग है, हेडर है, ठीक है, और ये आपका एक्चुअल डाटा है, ये मिडल में क्या है, आपका एक्चुअल डाटा जा रहा है, ठीक है। बेसिकली आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पे जा रहा है, देखें ये आपका है वो डाटा, ठीक है, जिसमें फ्लैग आपके डाटा के तौर पे आ रहा है और ESC भी आपके डाटा के तौर पे आ रहा है। अब आपने तो फ्लैग यहाँ पे एंड पे लगाने होते हैं अपने, और डाटा लिंक लेयर पे जब ये डाटा आएगा, ये वहां पे डाटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को फ्लैग और ESC दो वर्ड सेंड करना चाह रहा हूं, तो जब वो डाटा लिंक लेयर पे आएंगे तो यहाँ पे तो फ्लैग पहले भी लिखा हुआ है, तो फिर ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ से फ्रेम स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाए, कंप्यूटर समझे कि फ्लैग आ गया, लो जी यहाँ पे खत्म हो गया, या फिर यहाँ पे फ्लैग है तो यहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ यहाँ पे खत्म हो जाए, कंप्यूटर का ये फ्लैग आ गया, फ्रेम खत्म हो गया, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल डाटा है, अंदर जो है हमारा एक्चुअल डाटा है, और ये जो बाहर वाले फ्रेम है, ये वाले फ्लैग तो एंड और स्टार्ट बता रहे हैं, ये स्टार्ट बता रहा है, ये एंड बता रहा है। अब कंप्यूटर हमारा डाउटफुल ना हो जाए इस चीज के बारे में, तो इससे बचने के लिए क्या की जाती है, स्टफिंग की जाती है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे स्टफिंग किस तरह की है कि उन्होंने कहा कि अगर आपका ऐसा डाटा है जो कि आपके फ्लैग के साथ मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे फ्लैग का नेम था BC और आपने जो डाटा सेंड किया वो भी क्या था, BC। अब ये अगर मैच हो रहा है तो इसके साथ एक एस्केप करैक्टर लिख दूंगा मैं, वो फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ इस तरह से एस्केप करैक्टर लगा दूंगा, तो ये एस्केप करैक्टर बताएगा कंप्यूटर को कि ये मेरा एक्चुअल डाटा है। ये होती है जी स्टफिंग, ये होती है आपके स्टफिंग कि आप एस्केप करैक्टर यूज कर देते हैं अपने एक्चुअल डाटा के साथ, जिसकी वजह से वो आपका डाटा जो है वो फ्लैग के साथ मैच नहीं होता। कंप्यूटर को एस्केप करैक्टर देख के पता चल जाता है कि ये इस बंदे का एक्चुअल डाटा है, ना कि फ्लैग। तो फिर ये एक्स्ट्रा जो आपने जो यूज किया यहाँ पे एस्केप करैक्टर, वो आपका डाटा तो नहीं है, डाटा तो आपका यही है ना जो एक्चुअल डाटा है, फ्लैग है, ये ESC है जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो इसको खत्म भी तो करना है ना अगर एस्केप करैक्टर हमने यूज किया है,
तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, अनस्टफिंग। यहाँ पे जाके आप अनस्टफ करके इन करैक्टर को खत्म कर देते हैं और वही डाटा जो आपका ऊपर वाली लायर से आ रहा था नीचे फिजिकल लायर पे वही डाटा चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। एस्केप करैक्टर आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बाज औकात आपका डाटा आपके फ्लैग वाले डाटे से मैच कर रहा होता है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप उसके साथ एस्केप करैक्टर यूज करते हैं, जो मैं बता चुका हूं कि इस तरह से होते हैं। कोई भी मतलब बैक स्लैश के साथ वर्ड लिख दें तो वो एस्केप करैक्टर बन जाता है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, उम्मीद है कि आपको स्टफिंग और अनस्टफिंग समझ आ गई होगी। बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में देखें क्या होता है, इसमें देखें कि डाटा सेक्शन फ्रेम इज द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अब डाटा सेक्शन क्या होता है यहाँ पे वो समझ लें। एक फ्रेम है आपके पास, ये फ्रेम है। अब इसमें ये तो आपके फ्लैग हो गए, ठीक है, और सॉरी ये फ्लैग हो गए लास्ट वाले, ये टेलर हो गया टी और ये हेडर हो गया एच। अब ये होता है आपका डाटा सेक्शन, ये जो दरमियानी हिस्सा होता है ना ये होता है डाटा सेक्शन। तो इतनी बात समझ आई कि डाटा सेक्शन क्या होता है। अब बात हो रही है सीक्वेंस ऑफ बिट्स, तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, बिट्स होते हैं, आपका एक्चुअल डाटा होता है, क्योंकि हम बिट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि डाटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज द सीक्वेंस ऑफ बिट। जो आपका ये डाटा सेक्शन है उसमें बिट्स का सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, 111 000 0110, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो उन्होंने बेसिकली आपको बताया कि डाटा सेक्शन में आपके बिट्स होते हैं, बाकी ये फ्लैग और टेलर्स ये अलग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से एमसीक्यूज आता है, इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन किया है। बेसिकली एमसीक्यूज किस तरह से आता है इसको जरा गौर फरमाएं कि डैश ऑफ द फ्रेम इज द सीक्वेंस ऑफ बिट, तो आप आंसर लिखेंगे कि डाटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। यही एमसीक्यूज दूसरी तरह भी पूछा जाता है, वो कैसे, वो इस तरह से कि डाटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज द डैश ऑफ बिट्स, तो फिर आप आंसर लगाएंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स पे मुश्तमिल होता है। अभी बात करते हैं कि वी नीड अ डेलीमीटर टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम द अदर। हमें क्या होता है कि डेलीमीटर की जरूरत होती है एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग करने के लिए। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि डेलीमीटर स्पेशल करैक्टर होते हैं जो कि आपके फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज आएगा, वी नीड डैश टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम द अदर, वी नीड डैश टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम अदर। तो आप आंसर लगाएंगे कि डेलीमीटर्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हमें एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से सेपरेट करने के लिए। स्पेशल यहाँ पे देखें तो आपका बन रहा है एमसीक्यूज का स्पेशल डैश पैटर्न टू डिफाइन बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम एंड एंड ऑफ द फ्रेम। तो मैंने आपको बताया था कि बिगिनिंग और एंड पे फ्लैग लग रहे होते हैं 8 बिट के, तो वो 8 बिट जो है वो स्पेशल होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो ये स्पेशल है, ये क्या है, ये स्पेशल है। वहां पे मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था 1 1, मैंने ये भी साथ में बोला था कोई भी हो सकता है लेकिन वो स्पेशल होगा। अब ये पैटर्न भी एक स्पेशल है कि 4 0 है 4 1 है, तो ये क्या है, ये आपके बिगिनिंग और एंड को डिफाइन करेंगे, ये आपके फ्लैग हैं। तो यहाँ पे भी बिगिनिंग और एंड की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि स्पेशल यहाँ पे पैटर्न यूज किया जाता है। तो ये एक स्पेशल पैटर्न है, 0 आएगा, अंदर 6 1 आएंगे इसमें मिडल में, ठीक है, 3 2 एंड ये 6, और ये आपका एक स्पेशल पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न आपका बताएगा कि ये आपका एंड और स्टार्ट है फ्रेम का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं नीचे जी डायग्राम से जाके कि बिट बाइट स्टफिंग इसमें कैसे होती है। ये वो आपका डाटा है जो आप सेंड करना चाह रहे हैं, कैसे, ये आपका तो फ्लैग है ना जो ऊपर मैंने बता दिया कि स्पेशल आपने 8 बिट, ये 8 बिट का फ्लैग है, 8 बिट का फ्लैग इस तरफ है और 8 बिट का फ्लैग आपका इस तरफ है। ठीक है, 8 बिट का फ्लैग इस तरफ भी है आपका, तो दोनों तरफ 8 बिट के फ्लैग हैं और उनका पैटर्न स्पेशल है कि 0 लास्ट में और 0 स्टार्ट में, और अंदर मिडल में कितने हैं, मिडल में 6 1s हैं। तो वो कह रहा है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका जो डाटा, ये एक्चुअल डाटा है ना, सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं, ये डाटा सेक्शन है, ये है जी डाटा सेक्शन, आपका डाटा सेक्शन है ये आपका। तो इसमें सीक्वेंस ऑफ बिट है, तो इसमें भी बाज़ औक़ात क्या होता है, 0 जा रहा है,
4 1 आ रहे हैं, 0 जा रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 जा रहा है, तो ये आपका डाटा जा रहा है। अब इसको कैसे स्टाफ एंड अन स्टाफ करते हैं ये हम पढ़ते हैं जाके थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो इसमें बाइट स्टफिंग एंड सॉरी बिट स्टफिंग एंड अनस्टफिंग के बारे में बात हो रही है। ऊपर हम पढ़ के आए थे बाइट स्टफिंग जिसमें करैक्टर इस्तेमाल हो रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं बिट स्टफिंग जिसमें बिट्स 0 1 1 0 ये बिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये फ्लैग है और ये भी आपका फ्लैग है, ठीक है। तो इसमें फ्लैग्स के साथ हमारा डाटा मैच ना हो तो हम इससे बचने के लिए एक बिट स्टाफ करते हैं जिसको कहते हैं 0 बिट स्टाफ करते हैं हर 5 1s के बाद। यहाँ पे हमारे 5 1 इकट्ठे आ जाएंगे, हम एक 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें 5 1 आ गए, एक 0 ऐड कर दिया। यहाँ पे फिर इकट्ठे 5 1 आ गए, उनके साथ एक 0 और ऐड कर दिया। तो ये हुई आपके मतलब 2 एक्स्ट्रा बिट, 0 0 2 एक्स्ट्रा बिट हो गए ना। तो इनको आपने स्टफ कर दिया डाटा के साथ। अब इनको अनस्टफ कैसे करते हैं ये नीचे देखें। फिर 5 1 के बाद वो 0 जो आया था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। फिर 5 1 के बाद जो 0 आया था उसको भी खत्म कर दिया। तो ये आपने क्या किया, अनस्टाफ कर दिया। ये जब खत्म होगा तो ये 2 वाले 1s भी इसके साथ आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 3 3 6 एंड 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये स्टाफ बिट होते हैं। बेसिकली ये आपके बिट क्या कितने थे, 3 एंड 4 7 बिट थे। और आपके फ्लैग में कितने बिट थे, इसके दरमियान भी 6 बिट थे। इस तरह से तो कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो रही थी इन बिट्स को देख के कि कहीं ये फ्लैग तो नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया, अगर यहाँ पे 6 बिट है ना, आपके 6 बिट अंदर हैं 1 के तो 2 बाहर हैं, तो आपने क्या किया 5 1s के बाद यहाँ पे इकट्ठे 5 1s आए डाटे में यहाँ पे फ्लैग्स में नहीं, डाटे में आपके यहाँ पे 5 1 आ गए, आपने साथ में 0 ऐड कर दिया। यहाँ पे 5 1 आए, आपने साथ में 0 ऐड कर दिया। तो जब नीचे आपका डाटा फिजिकल लेयर पे ट्रांसफर होने लगा तो फिर आपने उस डाटे को अनस्टाफ कर दिया, मतलब उस 0 को खत्म कर दिया। क्योंकि ये दोनों जो 0 ऐड किए थे वो 2 एक्स्ट्रा बिट थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 एक्स्ट्रा बिट्स। तो ये होती है स्टफिंग एंड अनस्टफिंग आपके बिट्स में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मतलब कोई इसमें डाउट है तो आप इसको दोबारा से चला के देख सकते हैं, थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इसी टॉपिक की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, फ्लो एंड एरर कंट्रोल क्या होता है। अभी हम एंड की तरफ जा रहे हैं आज के हमारे लेक्चर के। तो इसमें देखें कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल। आपके जो डाटा लिंक लेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि फ्लो को कंट्रोल करना है, एरर को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब देखें फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें कि फ्लो कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। ऊपर एमसीक्यूज है जी, वो आपने रीड कर लेना है कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश इज फ्लो। वो इस तरह से पूछेंगे ना, यहाँ पे डैश छोड़ देंगे और आगे लिखा होगा इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द डाटा लिंक लेयर। तो फिर आप आंसर क्या देंगे कि डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर की ये सारी मतलब होती है कि वो फ्लो को कंट्रोल करें एंड एरर को कंट्रोल करें। एक तो आपका एमसीक्यूज इस तरह से आएगा। दूसरा एमसीक्यूज आपका इस तरह से आएगा कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर इज डैश एट द डाटा लिंक लेयर। वो क्या होती हैं, तो फिर आप आंसर देंगे फ्लो कंट्रोल करना एंड एरर कंट्रोल करना। ये आपके 2 एमसीक्यूज हो गए। तीसरा एमसीक्यूज आपका इसी में से इस तरह से आता है कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द डैश। तो डैश में आप क्या लिख देंगे कि डाटा लिंक लेयर होता है। तो इस तरह से आपके एक एक लाइन में से 3 एमसीक्यू सर बना रहे होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और आपकी फाइनल टर्म जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की कि बेसिकली फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट। फ्लो कंट्रोल ये होता है कि ये बैलेंस होता है आपकी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट के दरमियान। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट के दरमियान जो आपका बैलेंस होता है उसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। आपको समझ आई कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट के दरमियान बैलेंस होता है। अब आपने यहाँ पे डाउटफुल नहीं होना, कंजप्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन आता है सेंडर की स्पीड
और आपका कंजप्शन क्या होता है, रिसीवर की स्पीड। एक तरफ आपका डाटा सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो कंजप्शन है और जो सेंड कर रहा है वो प्रोडक्शन है। तो इनके दरमियान बैलेंस रखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि सेंडर डाटा सेंड किए जा रहा है, पैकेट्स जा रहे हैं, ठीक है, धड़ाधड़ जा रहे हैं, रिसीवर आगे रिसीव करने की स्पीड स्लो है, वो इसको मैनेज ही नहीं कर रहा, तो वो डिस्कार्ड करके पैकेट्स को जाया करता जाए। तो इस सूरत में आपके डिस्कार्डेड पैकेट साइड पे निकल जाते हैं, जो रिसीवर रिसीव करता है जस्ट उसकी जितनी वो कर लेता है। तो इसलिए बैलेंस रखा जाता है जिसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल, यानी कि बैलेंस को मेंटेन करना, उतने ही फ्रेम सेंड किए जाएं जितने रिसीव की कैपेबिलिटी है कि वो रिसीव कर सके, वो कंज्यूम कर सके, कंजप्शन कर सके। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपका एमसीक्यूज आना है और बेसिकली फ्लो कंट्रोल होता क्या है। एमसीक्यूज ऐसे आएगा कि डैश बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट, तो आप बताएंगे कि प्रोडक्शन मतलब सेंडर एंड कंजप्शन यानी रिसीवर के दरमियान क्या होता है, बैलेंस रेट होता है। तो ये आपका आंसर है जी। फ्लो कंट्रोल की डेफिनेशन भी यही है। अब यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, इफ अ फ्रेम आर प्रोड्यूस फास्टर देन दे आर कंज्यूम्ड, वो कह रहे कि आपके फ्रेम प्रोड्यूस मतलब सेंड किए जा रहे हैं ज्यादा स्पीड से, कंज्यूम मतलब रिसीव करने की स्पीड से, रिसीव करने की स्पीड कम है, सेंड करने की स्पीड ज्यादा है, प्रोड्यूस करने की स्पीड ज्यादा है कंज्यूम करने से। तो फिर क्या होगा कि फिर मैं आपको बता चुका हूं, अभी डायग्राम बताई दी कि द रिसीविंग डाटा लिंक लेयर द फ्रेम विल बी डिस्कार्डेड, वो फ्रेम क्या हो जाएंगे, डिस्कार्डेड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रिसीवर है, ये सेंडर है और ये छोटे छोटे फ्रेम सेंड कर रहा है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपके फ्रेम यहाँ पे डिस्कार्डेड हो जाएंगे, साइड पे लॉस्ट हो जाएंगे। ये है आपके डिस्कार्डेड फ्रेम, और जो इसको स्पीड आसानी से वो ले सकता होगा वो एक दो फ्रेम इधर आ जाएंगे, ठीक है, इसके पास। तो जो आपके एक्स्ट्रा फ्रेम होंगे ना, जो उसकी स्पीड से ओवर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिस्कार्डेड हो जाएंगे। अब इसके सादा से एग्जांपल समझे। एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है। प्लेयर ए प्लेयर बी की तरफ बॉल फेंक रहा है और प्लेयर बी उन बॉल को कैच कर रहा है। अब क्या है उसमें, उसमें एक बैलेंस है कि प्लेयर ए जो है वो 1 सेकंड में 3 बॉल फेंकता है और प्लेयर बी जो है वो 1 सेकंड में सिर्फ एक ही बॉल रिसीव कर पाता है। बाकी 2 बॉल कहाँ जाएंगी, वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बैलेंस रखा जाता है। वो कहते हैं कि प्लेयर ए को 1 सेकंड में एक ही बॉल फेंकनी चाहिए ताकि प्लेयर बी जो है वो 1 सेकंड में एक बॉल रिसीव कर ले। अगर प्लेयर ए 1 सेकंड में 3 बॉल फेंकेगा तो प्लेयर बी 1 बॉल रिसीव करेगा, बाकी 2 बॉल जाया कर देगा। तो ऐसा ही डाटा के साथ होता है कि कंप्यूटर ए अगर डाटा ज्यादा सेंड कर रहा है तो कंप्यूटर बी जो आसानी के साथ डाटा ले सकता है वो लेगा, बाकी डाटा क्या हो जाएगा, डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि डाटा जो है इसमें फ्लो कंट्रोल क्यों जरूरी है और इसका बैलेंस कैसे मेंटेन रखा जाता है। अब बात करते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आएगा। वो इस तरह से आएगा, इफ अ फ्रेम आर प्रोड्यूस फास्टर देन आर कंज्यूम्ड एट द रिसीविंग डाटा लिंक लेयर द फ्रेम विल बी डैश। तो यहाँ पे डैश होगी आपकी, तो आप आंसर लगाएंगे कि वो फ्रेम डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है, जाया हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, यूज ऑफ द डैश, वन एट द सेंडिंग एंड एंड अदर एट द रिसीविंग एंड। तो बफर इस्तेमाल की जाती हैं इस चीज से बचने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती हैं, बफर्स। मतलब कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, इनके दरमियान डाटा सेंड हो रहा है तो यहाँ पे भी बफरिंग इस्तेमाल होगी, यहाँ पर भी बफरिंग इस्तेमाल होगी। यहाँ पे अगर फ्रेम ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं तो यहाँ पे बफरिंग होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ से कम स्पीड में आ रहे हैं तब भी यहाँ पे बफरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो बफरिंग की स्पीड को यहाँ पे ऐड किया गया है, बफरिंग के ऑप्शन को आपके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल एट द डाटा लिंक लेयर। वही चीज जो मैं आपको बार बार डायग्राम बना के समझा चुका हूँ वही सारा कुछ इसमें है। तो इसमें एग्जांपल दी गई है कि कंज्यूमर मैंने आपको बताया रिसीवर होता है जो कि डाटा रिसीव हो रहा होता है। नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रोड्यूसर सेंडर, वो कह रहा है कि रिसीवर को सेंडर के साथ बात करने की किन मौकों पे जरूरत पड़ती है। तो वो 2 ओकेजन्स है, मतलब 2 मौके हैं। कौन से, व्हेन द बफर इज फुल, जब आपका रिसीवर की डाटा रिसीव करने की कैपेसिटी फुल हो जाए तब वो इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है।
और दूसरा मौका क्या होता है, व्हेन दे आर वैकेंसीज, जब रिसीवर के पास जगह मौजूद हो तब वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर की तरफ कि मेरे पास जगह है, डाटा भेजें। दो सूरतों में प्लेयर बी उससे बात करेगा प्लेयर ए से। एक सूरत वो होगी जब उसकी कैपेसिटी फुल होगी, वो कहेगा कि बॉल कम फेंको, मेरे पास बॉल जो है वो ज्यादा आ रही है। या फिर वो सेंडर को कहेगा, प्लेयर ए को प्लेयर बी कहेगा कि मेरे पास जो है वो बॉल कम आ रही है, आप जल्दी जल्दी बॉल फेंकें। ठीक है, तो ये दो सूरत हाल होती हैं जब बात की जाती है। ठीक है, तो इनमें फ्लो को मेंटेन रखा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एरर कंट्रोल के बारे में। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आपका ऐड किया गया है। एरर कंट्रोल एट द डाटा लिंक लायर यूज सीआरसी इन वन ऑफ टू वेज। एरर कंट्रोल डाटा लिंक लायर पे सीआरसी, जिसको हम कहते हैं साइकिल रिडंडेंसी चेक, ये यूज करता है। ठीक है, देखें, इफ अ फ्रेम इज करप्टेड, अगर आपका फ्रेम करप्टेड, इट इज साइलेंटली डिस्कार्डेड, इसको खामोशी के साथ निकाल दिया जाता है। ये हमने अभी पढ़ा। इट इज डिलीवर टू द नेटवर्क, अगर ये गुड है, इफ इट इज अ गुड, इट इज डिलीवर टू द नेटवर्क, अगर ये ठीक है तो ये नेटवर्क पे डिलीवर कर दिया जाता है। अब बात समझ आई कि अगर फ्रेम होता है ये आपका, जिसमें बिट्स होते हैं, अगर इसमें कोई बिट चेंज हो गया है, करप्ट हो गया है ये फ्रेम, फिर करप्ट हो गया है तो ये डिस्कार्डेड हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा साइड पे। अगर ये ठीक है, इसमें कोई बिट मतलब चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल ओके है, तो फिर ये रिसीवर की तरफ, नेटवर्क लायर की तरफ डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये तो था आपका एक सूरत हाल। ठीक है, टू वेज में से एक रास्ता तो ये था। इसमें एमसीक्यूज कैसे बनेंगे वो पहले समझ लें कि इफ अ फ्रेम इज डैश इट इज साइलेंटली डिस्कार्डेड, आप आंसर लगाएंगे करप्टेड। अगर वो आपसे कुछ इस तरह से एमसीक्यूज पूछते हैं कि इफ अ फ्रेम इज करप्टेड इट इज साइलेंटली डैश, तो फिर आप आंसर लगाएंगे डिस्कार्डेड। अगर फ्रेम करप्टेड है तो वो डिस्कार्डेड हो जाएगा। अब यही एमसीक्यूज कुछ इस तरह से भी आता है कि इफ अ फ्रेम इज गुड इट इज डिलीवर टू द डैश, तो आप बताएंगे अगर फ्रेम गुड है तो वो नेटवर्क लायर पे डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, इन चीजों को आपने याद कर लेना है, ये आपके एमसीक्यूज हैं। अब बात करते हैं सेकंड वे की, दूसरे रास्ते की। दूसरे रास्ते में क्या होता है कि इफ अ फ्रेम इज करप्टेड इट इज साइलेंटली डिस्कार्डेड, वो ही काम हो रहा है। लेकिन इफ इट इज अ फ्रेम गुड, अगर आपका फ्रेम गुड है तो फिर वो सेंड नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर नेटवर्क लायर पे एक एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी, एक मैसेज भेजा जाएगा कि फ्रेम गुड है, आपको जरूरत है तो सेंड करें। ये चीज होती है। एक तो होता है ना बंदा अगले को चीज भेज ही देता है, एक होता है कि उससे पूछता है कि चीज ठीक पड़ी है, आपको सेंड करें या ना, तो वो होता है दूसरा रास्ता एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज दो तो मैं ऊपर बता चुका हूं कि डिस्कार्डेड और करप्टेड का कैसे आएगा। अब यहाँ पे तीसरा एमसीक्यूज भी देखें कि इफ अ फ्रेम इज करप्टेड इट इज साइलेंटली डिस्कार्डेड एंड इफ इट इज अ गुड एंड डैश इज सेंट टू द सेंडर, तो फिर आप एक्नॉलेजमेंट आंसर लगाएंगे। अगर आपके पास आंसर जो है वो डिलीवर वाला ना हुआ तो फिर आप क्या लगाएंगे, एक्नॉलेजमेंट लगा देंगे, देख के कि एक्नॉलेजमेंट भी सेंड की जाती है अगर फ्रेम गुड हो तो। अब देखें कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आ डीएलसी प्रोटोकॉल कैन बी इधर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। आपके जो डाटा लिंक प्रोटोकॉल होते हैं या तो वो कनेक्शन लेस होते हैं या फिर वो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब कनेक्शन लेस में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि कनेक्शन लेस नो रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेम्स। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कैसे, आपका एक फ्रेम ये जा रहा है 4 बिट्स का, ठीक है, 4 बिट्स का फ्रेम है ना। अब ये फ्रेम जा रहा है टोटल 8 बिट का। फ्रेम एक ही जगह पे जा रहे हैं, एक ही लेयर पे जा रहे हैं। ये फ्रेम जा रहा है 16 बिट का। ठीक है, तो इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये फ्रेम 3 है, ये 4 है, ये 1 है, तो इनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। ये और फ्रेम है 16 बिट का, ये 8 बिट का, ये 4 बिट का, तो ये कनेक्शन लेस फ्रेम होंगे। ये कौन से होंगे, कनेक्शन लेस फ्रेम होंगे जिनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ होता है कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेम आर नंबर्ड एज सेंट इन ऑर्डर। यहाँ पे भी एमसीक्यूज आएगा, नंबर एंड सेंट ऑर्डर स्किप किया होगा, आप आंसर देंगे कि ये इन ऑर्डर होते हैं। ठीक है, नंबर एंड सेंट इन ऑर्डर आप आंसर लगाएंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं। अब वो समझ लें वो कैसे ऑर्डर में होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ डायग्राम की मदद से। 4 बिट फ्रेम है, ठीक है, ये वाला।
फिर 4 बिट फ्रेम है ये वाला, फिर 4 बिट फ्रेम है। तो ये सारे आपस में क्या है, ताल्लुक वाले हैं, एक स्पेशियस के हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। तो इनके दरमियान ताल्लुक है और एक ऑर्डर बन रहा है कि ये फ्रेम जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो जब आपके फ्रेम के साथ ताल्लुक हो तो वो फिर होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, अगर ताल्लुक लेस हो, रिलेशनशिप लेस हो, तो फिर वो कनेक्शन लेस होते हैं। तो स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग लेक्चर जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।